लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन देखे थे। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा टर्म्स एंड डेफिनेशन पे आता हूँ वापस से। हमने सबसे पहले देखे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिर वेरिएबल्स, इंटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, प्रोसेस, इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इतना हमने देखा था। क्या किसी को भी ऐसा लगता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ समझना है, अभी कुछ नहीं समझ में आया, थ्योरी पढ़ा हो एक बार वापस से? तो है क्या कुछ ऐसा? नो सर। ठीक है, आज का लेक्चर काफी यूजफुल होगा। इसमें हम वर्क और वर्क के डेरिवेशंस, कैलकुलेशंस देखेंगे, है ना? Mode of energy exchange. So we have mainly two modes of energy exchange. एक हमारे पास है हीट और दूसरा है वर्क, स्पेशली इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम मेनली दो मोड से डील करने वाले हैं, हीट एंड वर्क। चलो हम फर्स्ट देखते हैं हीट। कैसे डिफाइन करोगे हीट को? क्या डेफिनेशन होगी हीट की? बोलो कोई। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be exchanged due to what? टेम्परेचर डिफरेंस। Temperature difference. It is a form of energy which can be exchanged between system and surrounding due to temperature difference. So it is a form of energy which can be exchanged between system and surrounding due to temperature difference. Sign convention. Heat given to the system from the surrounding is positive. Heat taken out of the system is negative. Clear? कुछ भी सिस्टम के अंदर गया, सिस्टम के लिए पॉजिटिव, कुछ भी सिस्टम से बाहर आया, सिस्टम के लिए नेगेटिव हो गया। कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि जो कैमरा है वो थोड़ा सा हिल रहा है, या ओके है? यस सर। वो शायद फैन ऑन है, तो फैन के कारण हल्का सा उसमें मूवमेंट तो है। रुको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ।
अभी ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. Excuse me, sir. यस Sir, actually I was disconnected some time ago. So, sir, वो जो बोर्ड पे था वो मतलब लिखना था ना? हाँ, लिखना तो था वो बोर्ड पर, लिखने का तो था, बाकी उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। हीट की डेफिनेशन थी, साइन कन्वेंशन थे, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव, इतना था। Yes, sir. चलो मैं एक ही बार इसका डेरिवेशन करूंगा क्योंकि डेरिवेशन यूजफुल नहीं है, फाइनल रिजल्ट इज मोर यूजफुल, क्लियर? सो समझ लेना। अब देखो, कॉपी मत करना, भी रुक जाओ। एक सिस्टम है हमारे पास, इसमें कुछ एयर है एंड दिस सिस्टम हैज मूवेबल पिस्टन, पिस्टन कैन मूव इन एंड आउट। हम इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, पिस्टन को पुश कर सकते हैं, पिस्टन बाहर आ सकता है, डिपेंड्स कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है या एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, पिस्टन यहाँ पे थी पोजीशन 1 पर, हम इसको पुश करके लेके आ रहे हैं पोजीशन 2 पर। दिस इज द इनिशियल वन, क्लियर? दिस इज द फाइनल पोजीशन, हम उसको यहां तक लेकर आ रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, जब हम पुश कर रहे हैं पिस्टन को, वी आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स, सो फोर्स इनटू डिस्टेंस विल बी द वर्क डन। हमें ये वर्क कैलकुलेट करना है। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है, द एक्सटर्नल प्रेशर मे बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे से हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पे हमारा जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, वो चेंज हो रहा हो। तो फिर मैं डायरेक्ट फोर्स को ऐसा तो लिख नहीं सकता हूं चेंज होगा तो, कि हर पॉइंट पे प्रेशर इनटू एरिया विल बी द फोर्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ सकता है यदि वो चेंज होगा तो। हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, और इस स्ट्रिप का विड्थ ले लेते हैं dx। dx is the width of this strip, clear? और देखो समझना, एक सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ये एक एयर कंटेनर है, मैं इसको भी पुश कर रहा हूं, कुछ फोर्स लगा, अब मुझे और पुश करना है, और फोर्स लगेगा, और शायद मुझे दोनों हैंड से फोर्स लगाना पड़ेगा इसे पुश करने के लिए। तो जैसे जैसे इसका वॉल्यूम कम होते जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ते जाएगा, और मे भी पॉसिबल कि मैंने अपना प्रेशर को कांस्टेंट ना रख के मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उसका थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, dx मूवमेंट हुआ है, ये dx लिखा हुआ है, ठीक है? तब कितना वर्क हुआ होगा, उस पॉइंट पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं प्रेशर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जब पिस्टन यहां से यहां मूव कर रहा होगा, बहुत छोटा सा चेंज है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा होगा। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये पढ़ा है क्या सभी ने फिजिक्स में? 9th 10th 11th, आई डोंट नो किस क्लास में होता है, मतलब 11th में होता है, बट तब तक वाई नहीं हुआ, मुझे नहीं पता वाई क्या है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यहाँ पर फोर्स तुम देखोगे तो फोर्स कितना है, स्मॉल वर्क डन। जब हम इतना dx मूव करें तो उसको मैं dw लिख देता हूँ, स्मॉल वर्क डन, क्लियर? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन, लेट्स से सिलेंड्रिकल पिस्टन, तो इसका प्रेशर हो गया P एक्सटर्नल इनटू एरिया, ये हो गया हमारा फोर्स। डिस्टेंस कितना हुआ, dx, dx इज द स्मॉल डिस्टेंस,
क्या इतना समझ में आता है? प्रेशर इनटू एरिया विल बी द फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इतना मूवमेंट करने में कितना वर्क लगा? dw, P एक्सटर्नल एरिया इनटू डिस्टेंस। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम आगे। P एक्सटर्नल एरिया इनटू dx, P external, we are keeping P external, let's say constant for small change in distance। थोड़ा सा पुश किया तब तक वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। क्लियर? क्या ये एरिया, दिस एरिया ऑफ पिस्टन इनटू दिस डिस्टेंस x, क्या ये छोटा सा जो सिलेंडर बना है इसका वॉल्यूम है क्या? इतना सा सिलेंडर का एरिया इनटू डिस्टेंस, क्या ये वॉल्यूम होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो एरिया इनटू डिस्टेंस ये हो गया हमारा वॉल्यूम। क्लियर? और इसको हम लिख देंगे P external as it is, और इसको लिख दिया स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, बट आई एम टेकिंग वन नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा। मैं एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा ले रहा हूं। तो P external dV ये मेरा स्मॉल वर्क डन आ रहा है। ये भी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं क्यों मैंने एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लिया है। दिस इज मोस्ट यूजफुल थिंग on this board as of now. Final result is the most useful thing. Derivation समझा, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा डेरिवेशन है, बट फाइनल रिजल्ट हमें याद रखना। ठीक? नेगेटिव साइन क्यों लिया? चलो, पता है जब भी हम dv डिफाइन करते हैं, dv होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। हमारा ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तीनों पॉजिटिव है, बट ये बताओ v फाइनल, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। क्या फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है? यदि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है, कंप्रेशन हो रहा है, तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा। ये टर्म नेगेटिव आना है। हमारा dx और एरिया ये तो दोनों पॉजिटिव थे, तो dv खुद नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन आगे रख दिया है। आया समझ में? dv किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। वो वॉल्यूम चेंज सिस्टम का नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, but this all quantity are positive, that's why we are taking one negative sign. Is that okay? Excuse me, sir. बोलो। सर वो लास्ट का इक्वेशन नहीं समझ में आया। मतलब दो चीजें, किस स्टेप से किस स्टेप में नहीं समझ में आया ये बताओ। मतलब ये डेरिवेशन है, फाइनल रिजल्ट है dw स्मॉल वर्क डन, यहां से यहां मूव करने में माइनस p एक्सटर्नल dv, dv इज चेंज इन वॉल्यूम। बोलो कहां पे कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? यस बताओ। 1 2 3 4 5 which step I need to explain again? Fourth step. Fourth one, P external as it is, area into distance। चलो मैं इसको थोड़ा सा लार्ज उसमें बनाता हूँ। दिस इज द एरिया। क्लियर? एक सिलेंडर बन रहा है, इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्या ये वॉल्यूम हो जाएगा? क्या एक सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, एक सिलेंडर है, एरिया इस बेस का एरिया इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, तो एरिया इनटू डिस्टेंस वॉल्यूम हो जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर एल। Yes, sir. तो वो वॉल्यूम हो गया, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dv। क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you, sir. हो गया कॉपी? यही तुम्हें टोटल वर्क चाहिए, क्या करोगे? dw का इंटीग्रेशन कर दोगे, माइनस p एक्सटर्नल dv का इंटीग्रेशन, टोटल वर्क आ जाएगा। वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करो। कुछ केसेस देखेंगे फिर इसमें हम, डिफरेंट केसेस।
हो गया कॉपी? Yes, sir. Case 1, when external pressure is constant. अब यदि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा? अच्छा, मुझे साइन कन्वेंशन में बताने में इसकी बात करता हूं। ठीक, वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। डीवी का इंटीग्रेशन, लिमिट इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। सो माइनस पी एक्सटर्नल, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी? V. V, upper limit VA, lower limit VI, final volume, initial volume. So minus P external delta V. क्या इतना क्लियर है? यदि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो सर एक बार फिर से समझाइए। देखो, ये बेसिक फॉर्मूला है P एक्सटर्नल डीवी। अब हमारे पास वेरियस पॉसिबिलिटी हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल हो सकता है जब वो वेरिएबल है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, हम कुछ पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी, एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। यदि ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। डीवी का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट v फाइनल, लोअर लिमिट v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, which is delta v, minus sign as. Is that okay now? यस सर, थैंक यू। Case 2, when P external is 0, that is expansion against vacuum, work P external dV। देखो, एक पॉसिबिलिटी है, हमारा एक सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, ये हमारा सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है और इसके बाहर वैक्यूम है। क्या वैक्यूम है तो इसे कहीं भी कोई अपोज करेगा क्या? क्या इनफाइनाइट टाइम तक एक्सपैंड होता चला जाएगा? कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं। यदि अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, इनफाइनाइट तक एक्सपैंड होगा और इसको वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। मुझे वर्क तो पता है कब करना पड़ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। मुझे इस मार्कर को पल्लाने में वर्क करना पड़ रहा है। अब मेरे हाथ में मार्कर ही नहीं है, क्या मुझे किसी भी सब्सटेंस को पल्लाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है? क्या नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे किसी के अगेंस्ट वर्क ही नहीं करना है। जब तक कोई फोर्स अगेंस्ट में ना हो ना, वर्क ही नहीं कर सकते। या पता है, तुम ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जाओगे, तुम वर्क करोगे, कितना वर्क करोगे? mgh। बट यदि ग्रेविटी को मैं 0 कर दूं तो क्या तुम्हारा कुछ वर्क होगा क्या? No, sir. mgh बिना बिना फोर्स लगाए बस तुम एक बार चलना, ऊपर जाना चालू करोगे तो ऊपर चलते ही चले जाओगे इनफाइनाइट टाइम तक, जो स्पेस में होता है जहां पे ग्रेविटी नहीं है। कि तुमने एक 1000 केजी के पार्टिकल को भी थोड़ा सा भी पुश किया तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करता रहेगा हमेशा, क्योंकि उसको किसी कोई रोकने वाला नहीं है, उसको वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। उसका जो एक्सटर्नल है, जो अपोजिंग फोर्स है, वो 0 है। जब तक अपोजिंग फोर्स नहीं होता है ना, वर्क नहीं होता है। अपोजिंग फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर 0, वर्क विल बी 0। यहाँ पे 0 रखोगे, 0 into समथिंग इज 0, तो इस केस में वर्क 0 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। कर लो कॉपी।
हो गया कॉपी? हो गया कॉपी? पिछली बार कुछ होमवर्क तो नहीं दिया था ना, या दिया था सेक्शन ए वगैरह? नहीं सर, नहीं दिया। तो सेक्शन ए दिया था। चलो चले हम आगे। इतना हो गया कॉपी। साइन कन्वेंशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे एक बार, साइन कन्वेंशन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो,
बेसिकली लॉजिक ये है, कुछ भी सिस्टम का एनर्जी लॉस हो रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। हमने सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम में वर्क हुआ, मतलब सिस्टम पर वर्क हुआ, सिस्टम का एनर्जी पॉजिटिव। सिस्टम ने हम पे वर्क किया, सिस्टम ने एनर्जी लूज की, नेगेटिव। सो वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब ये कब होगा, मैं सिस्टम को कंप्रेस कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग सर्टेन वर्क ऑन द सिस्टम, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो सराउंडिंग मतलब मैं हो गया, सिस्टम को कंप्रेस कर रहा हूं। क्लियर? तो उस केस में सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सिस्टम का वॉल्यूम तब डिक्रीज होगा ना जब बाहर से उसको कोई डिक्रीज करेगा, उसके लिए पॉजिटिव, उस पर कोई वर्क कर रहा है। और सिस्टम वर्क करेगा तो क्या होगा, वो अपने बाउंड्री को, जो वॉल्स है उसको पुश करेगा बाहर की तरफ। तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स यदि वॉल को पुश करेंगे बाहर की तरफ तो उनका वर्क हो जाएगा, या तो वो वर्क परफॉर्म करेंगे, दैट इज एक्सपांशन प्रोसेस। तो एक्सपांशन में जो वर्क आता है वो नेगेटिव होगा। हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। या वी ऑलवेज कैलकुलेट work done on the system using this formula। ये जो फॉर्मूला है ये है वर्क डन सिस्टम पे कितना हो रहा है उसके लिए। तो अब तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, बस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देंगे। तो हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं ऑन द सिस्टम के लिए केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, तुम उसमें देखोगे तुम अपोजिट कैलकुलेशन करते हो, थोड़ा सा कन्वेंशन अलग है, क्योंकि दोनों का जो पढ़ने का तरीका है, जो समझने का तरीका है, जिन चीजों से हम डील कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। तो वर्क सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क के साइन कन्वेंशन। क्लियर?
देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक बॉडी है, समझना, मैं ये 3 बॉडी ले लेता हूं, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ए और सी, लेट्स से मैं एक इक्विलिब्रियम लेता हूं, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब बी और सी, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ए एंड बी आल्सो विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यदि ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे या किसी भी एक इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल बोल लो या मैकेनिकल बोल लो, व्हाटएवर यू वांट टू से। आया समझ में? तो ओबे से देयर इज नथिंग स्पेशल इन जीरोथ लॉ, होना ही है। मैं बोल रहा हूँ ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए बी का भी टेम्परेचर सेम है। ए और सी का प्रेशर सेम है, बी और सी का प्रेशर सेम है, तो ए और बी का प्रेशर सेम होना ही है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉपी करो पूरा स्टेटमेंट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लर है या ऐसा कुछ? No, sir, it's clear. No, sir.
First law of thermodynamics is mainly conservation of energy. Energy cannot be created nor be destroyed during any change. It can be just converted from one form to another form. ना ये create की जा सकती है ना destroy की जा सकती है, सिर्फ एक form से दूसरे form में convert की जा सकती है. Total energy given to the system in the form of heat and work. In this chapter, we can provide heat, we can exchange energy in the form of heat and work. So total energy in the form of heat and work given to the system is exactly equal to the change in internal energy of the system. System का अपना खुद का कुछ एनर्जी है जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, उसको भी मैं डिफाइन करने वाला हूँ सेटिंग के बाद. So internal energy change is exactly equal to the total energy given to the system. यदि सिस्टम को एनर्जी दी नहीं गई हीट और वर्क के फॉर्म में तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी चेंज होगा ही नहीं. क्लियर? तो जितना हीट दिया है जितना वर्क किया है वो दोनों का एडिशन एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा. स्मॉल चेंज टोटल चेंज, टोटल हीट गिवन टोटल वर्क डन. क्या इतना क्लियर है अभी? Yes, sir. वर्क को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Excuse me, sir. Yes. Sir, here if the system is stationary, then it will store in the internal energy form. But what if we take the case like system is also doing some work? I'm not getting your doubt. That means there is a system, we apply heat and work. So there will be internal energy stored in the system. But now if simultaneously this system is also doing some work, then what will be the internal energy? This work is basically overall work, overall energy which can be exchanged in the form of work between system and surrounding. See, we are doing work on the system. How we are doing work on the system? We are compressing the system. Now system can perform certain work by what? By expansion. Let's say this is the initial position. हम उसको यहाँ तक लेके आए, then system उसको यहाँ तक लेके गए. So we will consider work during the whole process. We need to calculate work by both system and surrounding. One of them is positive, another of them is negative, and that positive plus negative will give the total work. Right? So this work is the total work. अभी मैंने ये लिखा है work, the work will be whatever we are doing work on the system will be stored. यदि system work करेगा तो क्या होगा? ये negative हो जाएगा. वो साइन कन्वेंशन अपने आप से एडजस्ट कर लेगा. आया समझ में? Yes, sir, means हम इधर सिर्फ resultant और initial इनको consider कर रहे हैं. Basically, in this work, both work done by the system as well as by the surrounding, both will be calculated, and it is the addition of all type of work, right? Yes, sir. Thank you, sir. You can also write work in this form, P external dB. इस फॉर्म को हम इसमें भी लिख सकते हैं. Internal energy, it is denoted by E और U. इसे E या फिर U से डिनोट किया जाता है.
देखो, internal energy is the sum of all type of energy associated with the molecules of a system. Like कौन कौन से एनर्जी का सम है? हो सकता है एक सिस्टम के मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हो, रोटेशनल एनर्जी। हो सकता है वो मूव कर रहे हो, ट्रांसलेट हो रहे हो, ट्रांसलेशनल एनर्जी, जिसे काइनेटिक एनर्जी भी कह दिया जाता है। हो सकता है वो वाइब्रेट कर रहे हो सकता है वो रोटेशनल, वाइब्रेशनल, काइनेटिक, व्हाटएवर द टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। क्लियर? ये तुमने कुछ ही बताया, ऐसे हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट टाइप्स के एनर्जी है, उन सारे एनर्जी का एडिशन इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, इतने इनफाइनाइट टाइप की एनर्जी, क्या हम इसे कभी एग्जैक्ट मेजर कर पाएंगे? हमें पता भी लग पाएगा? वी कांट परफॉर्म एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉर इंटरनल एनर्जी। ई का वैल्यू तो मेरे पास कभी आएगा ही नहीं प्रैक्टिकली। क्लियर? तो क्या आएगा? I can calculate change in internal energy। ये जो इंटरनल एनर्जी के साथ अच्छी बात ये है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। यदि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट और डेल्टा टी जीरो हो जाएगा उस सिनेरियो में। क्लियर? सो यदि डेल्टा टी का कुछ वैल्यू होगा तो जितना जिस अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबल एनर्जी का चेंज हम निकाल सकते हैं। Is that okay? Excuse me, sir. सर इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर का मीनिंग नहीं समझा, मतलब क्योंकि अगर किसी गैस को हम टेम्परेचर सेम रखेंगे पर कंप्रेस करेंगे तो उस पे वर्क तो हो रहा है ना। यस, वर्क हो रहा है बट स्टिल उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो वर्क कहाँ जाएगा? देखो, मैं एक सिंपल सा फर्स्ट लॉ पे जाता हूँ। वर्क हो रहा है, ये होगा, हम उसको कंप्रेस करें, और सर आप बोल रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट तो जीरो। तो वर्क और हीट, पता है, जब हम सिस्टम को कंप्रेस करेंगे तो हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो Q प्लस W, डेल्टा ई जीरो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, Q हो जाएगा माइनस W। सो Q इज माइनस W। हमने जो वर्क परफॉर्म किया है सिस्टम पे पॉजिटिव, Q विल बी नेगेटिव। Q विल बी नेगेटिव मतलब सिस्टम हीट रिलीज कर देगा, वो अपने एनर्जी को चेंज नहीं होने देगा। इफ यू आर परफॉर्मिंग 50 जूल ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम विल रिलीज 50 जूल ऑफ एनर्जी इफ यू आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में समझा। तूने वर्क किया, ठीक है, सिस्टम पर। अब सिस्टम उसको अपने इंटरनल एनर्जी में स्टोर करेगा। वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तू एनर्जी सप्लाई कर रही है तो सिस्टम अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। कितना समझ में आता है? यस सर। अब एक तरफ से हम ये कह रहे हैं सिस्टम को अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ना, सिस्टम उस टेम्परेचर को कम कैसे करेगा? कुछ हीट रिलीज कर देगा सराउंडिंग में, तो वापस उसी टेम्परेचर पे आ जाएगा। सो बेसिकली जो मैंने वर्क किया वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो गया। आया समझ में? यस सर, मैं जो बाकी फैक्टर्स को चेंज करके टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रख लेगा। यस। यस आप ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, बट उतना ही एनर्जी सिस्टम हीट के फॉर्म में लूज कर रहा है। तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। या यस सर। it is not possible to calculate exact value of E, but we can calculate delta E as it depends on delta T, change in temperature. First point, second point, third point, fourth point. It is an extensive property and state function. ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, साइज पर डिपेंड करेगा। सिस्टम का छोटे पार्ट का इंटरनल एनर्जी और पूरे सिस्टम का एनर्जी डेफिनेटली अलग अलग।
हो गया कितना कॉपी? सर वो लास्ट पॉइंट क्या सर है? It is an एक्सटेंसिव के extensive. बाद क्या है? अच्छा यहाँ पे एक टर्म हो रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर एन आइडियल केस, बस इतना और एक। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो एक्सटेंसिव के बाद क्या लिखें? स्टेट फंक्शन, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को शॉर्ट में लिख दिया PROP डॉट, तुम पूरा लिख लो चाहो। सर सिर्फ आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? हाँ रियल गैसेस के लिए दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है। यूनिट जनरली से जूल और किलो जूल पर मोल, एक मोल का एनर्जी, इंटरनल इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। बाकी कैलोरीज वगैरह जो भी एनर्जी के यूनिट्स है। Enthalpy, next term, it is the total energy or we can say heat content of a system, there is internal energy plus pressure volume energy. अब क्वेश्चन आता है प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी कहां से रहा, एनर्जी पिक्चर में आ गया। देखो एक एनर्जी होता है सिस्टम में जो उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट मोशन के कारण एसोसिएटेड होता है, और सेकंड होता है जो एज अ होल सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। मैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम देखता हूं, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, देयर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूटन इनटू मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यूनिट ऑफ वर्क व्हिच इज एनर्जी। सो प्रेशर वॉल्यूम जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी कुछ एनर्जी होता है। सो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी दोनों का सम, ये इंटरनल है और इसको बोल सकते हैं ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। सो ओवरऑल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा E प्लस डेल्टा P। जैसे डेल्टा E टेम्परेचर डिपेंडेंट है, PV इक्वल टू nRT, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो एंथैल्पी इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट।
It depends only on temperature for an ideal gas. If T is constant, H is constant, delta H और DH is zero. ये point इसके लिए भी valid है. It is not possible to calculate exact value of enthalpy. यदि हम E को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली H को भी नहीं कर पाएंगे. जब ये ही नहीं आएगा तो ये भी नहीं आ पाएगा. Value of H, but we can calculate delta H as it depends only on delta T. It is extensive property, state function, unit same जो उसका है, almost काफी property similar है जो internal एनर्जी की थी. सारे points common है. क्या इतना क्लियर है? इंथॉल्पी अभी और थोड़ा सा मैं ब्रीफ में जाऊं उसमें. तुम सिस्टम से 100 जूल हीट एक्सचेंज कर रहे हो तो सिस्टम का जो डेल्टा एच है वो 100 जूल होगा. सो इट इज अ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर. इसको हम डिराइव भी करेंगे आगे. सिग्निफिकेंस इसका ये है. अभी के लिए टोटल एनर्जी कंटेंट, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम. सर पीवी को वर्क लिखा जा सकता है? पीवी वर्क नहीं होता है. वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी इंटीग्रेशन या पी डेल्टा वी यदि प्रेशर कांस्टेंट है. कॉपी पूरा करना है ना तुम्हें वापस से. वेट कर रहा हूं मैं. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या था? इंटरनल एनर्जी, एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं? जूल. बस. ये तो कॉपी अभी मैंने पुराना ही वाला लिख रखा है और ये एच के लिए भी वैलिड है. इंटरनल एनर्जी के लिए लिखा था ना, जो एंथैल्पी के लिए वैलिड है. ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर वैलिड फॉर एंथैल्पी. एच की जगह ई कर दिया है. यस सर. हो गया कॉपी इतना? यस सर. पूरा करना था ना एंथैल्पी के लिए भी इतना, और ये भी सारे एंथैल्पी के पॉइंट्स कॉपी करने थे तुम्हें.
देखो, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, शायद ये तुमने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, 9th-10th में भी कहीं ना कहीं आता है, नहीं आता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास कुछ लिक्विड है, इसकी हीट कैपेसिटी होगी, इस पूरे लिक्विड का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज करने में मुझे कितना जूल हीट लग रहा है। क्लियर? दैट इज हीट कैपेसिटी। Let's say I am supplying 100 joule of energy, वो टेम्परेचर चेंज कर रहा है, let's say 4 डिग्री सेल्सियस 4 केल्विन से, तो 100 by 4 चेंज इन टेम्परेचर 25 is the answer, 25 जूल पर डिग्री सेल्सियस। 100 जूल लगा 4 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए मुझे लगेगा 100 by 4 25। क्या ये फॉर्मूला समझ में आता है हमें? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर हीट कैपेसिटी में एक वर्ड और ऐड हो गया, स्पेसिफिक सुपर यूनिट मास। यहाँ पे पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना था, स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर रेज करना है 1 यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर? 1 ग्राम ले लो, पर केजी ले लो, जो भी यूनिट्स ले लो। सो इट इज अ हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के मास से ओ डिवाइड कर दिया, सेम फार्मूला Q by delta T by mass। ये dQ by dt इज डिफरेंशियल फॉर्म में, स्मॉल हीट गिवन, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। m और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करोगे, mc डेल्टा टी, इसे जनरली कैपिटल सी और इसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, बट वो यूनिट ज्यादा मैटर करते हैं, डेनोशन तो ठीक है। यूनिट सी का जूल अपॉन केजी केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर है? सर उधर डेल्टा क्यों आएगा ना? यहाँ पर हाँ, सिस्टम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से तू लेके जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर? कितना चेंज है टेम्परेचर में? 5 डिग्री सेल्सियस। तो डिनोमिनेटर में तो चेंज इन टेम्परेचर लिखेगा, 30 लिखेगा, क्या लिखेगा? चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया? तूने 100 जूल सप्लाई की, 100 जूल में 5 डिग्री से चेंज हुआ है, तो चेंज डेल्टा लिखेगा ना, एग्जैक्ट टेम्परेचर थोड़ी लिखेगा। सर वहाँ पे डीक्यू लिखा है ना? यहाँ पे dq, तो यहाँ पे dt, स्मॉल हीट एक्सचेंज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, टोटल हीट एक्सचेंज टोटल चेंज इन टेम्परेचर। यस सर। q denotes total heat exchange, dq denotes small heat exchange। Excuse me, sir. Yes, Sir, can we say that when the specific heat capacity will exceed, then the system will change the state? say again। Sir, can we say that when the specific heat capacity of the system in a state, like if water is there and water specific heat capacity is X, so when it will exceed, it will. तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, इट विल बी x, देन उसके बाद क्या बोले, नहीं समझ में आया। Sir, if we will give the water more heat than X amount, then it will become gaseous. थोड़ा गलत जा रहे हो। This is specific heat capacity, is not latent heat of fusion or latent heat of vaporization। Specific heat capacity means it is the amount of energy required to raise the temperature of a system by 1 degree or 1 Kelvin। So it is different from the heat of fusion and heat of vaporization। We are not converting solid to liquid, liquid to gas here। वो तो पिक्चर में है ही नहीं, राइट? This is Yes, sir. valid only
बोला गिवन फेज, या तो सब कुछ सॉलिड में हो, या सब कुछ लिक्विड में हो, या सब कुछ गैस में हो। क्लियर? Yes, sir. So only in given phase and only by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. यस। Yes, sir. Thank you, sir. थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या कुछ? नो सर। ठीक, Yes, sir. थोड़ा क्योंकि शायद अभी अभी मुझे भी म्यूजिक की आवाज आई मेरी सोसाइटी में, शायद दरबार हुआ का कुछ तो चल रहा होगा। आज ही है मतलब, कि कल तो शायद लास्ट डे। अभी आ रही है नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। ठीक है, ज्यादा नहीं कम आ रही है, लेक्चर चल सकता है ना हमारा? ठीक आ रही है सर। Yes, sir. लेक्चर सर सकता है। ठीक। मोलार हीट कैपेसिटी, जैसे हमने पर यूनिट मास लिया था, इसको पर यूनिट मोल ले लिया। इट इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल ऑफ द सिस्टम्स, ये 1 by q by delta t और dq by dt स्मॉल के लिए। यहाँ पे पर यूनिट मास था kg था, यहाँ पे पर यूनिट मोल है कितना है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर of a system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin per unit mole of the system. क्लियर है? सबसे ज्यादा यूजफुल थर्ड वाला ये हमारे लिए।
यहां तक कॉपी कर लिया है क्या? यहां तक हो गया है Yes, sir. कॉपी? Yes, sir. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर कॉपी कर लेना। 1 मिनट का टाइम दे दो बस मुझे। सीपी, देखो अब मोलार हीट कैपेसिटी सॉलिड लिक्विड के लिए तो टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट नहीं होती है, बट यदि हम गैसेस की बात करेंगे तो इनके लिए यदि हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा मोलार हीट कैपेसिटी में, अलग अलग हो जाएंगी। तो पहला मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर से रखा जाता है सीपी, कांस्टेंट प्रेशर। Cp 1/n Q by delta T, सिर्फ हमें करना क्या है, हीट को एक्सचेंज करना है कांस्टेंट प्रेशर पे व्हेन द होल प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो 1/n dQ by dt ये तो डिफरेंशियल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म अपना। अब कांस्टेंट प्रेशर पे मैं आता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। W को लिखा माइनस P एक्सटर्नल dV, P एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है, उसको लिख दिया P, P इंटीग्रेशन के बाहर आया, dV का इंटीग्रेशन डेल्टा। क्या हम कांस्टेंट प्रेशर पर इस टर्म को, यदि मेरे पास P डेल्टा V है, क्या मैं इसको डेल्टा P भी लिख सकता हूं क्या? यदि P कांस्टेंट है, डेल्टा के अंदर हो या बाहर हो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। इतना समझ में आता है? Yes, sir. तो इसे लिख दिया हमने P डेल्टा V को माइनस एज इट इज डेल्टा PV। अब डेल्टा PV को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, मैं डेल्टा PV को लेफ्ट साइड लेके आ गया, तो QP इक्वल टू डेल्टा E, जो माइनस डेल्टा PV था प्लस डेल्टा PV हो गया। क्या ये डेफिनेशन डेल्टा H की है क्या? क्या ये डेल्टा H होता है पूरा का पूरा? Yes, sir. डेल्टा E, डेल्टा PV, QP as it is. So delta H will be delta E plus delta PV हो गया हमारे पास। अब तुम यहाँ पे देखोगे डेल्टा H को QP डिराइव किया इस हीट एक्सचेंज जो कांस्टेंट प्रेशर पे विच इज द एंथैल्पी थे। यहाँ पे मैं इसको डेल्टा H रख देता हूँ, Cp 1/n डेल्टा H by डेल्टा T, यहाँ पे डिफरेंशियल है dH by dt। n और डेल्टा T को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, एक फॉर्मूला आ गया जिससे मैं डेल्टा H कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डेल्टा H इज NCP डेल्टा। क्लियर है? हम जो भी डिराइव कर रहे हैं ना, सब प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस तो अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया है ना, तो दिस इज नॉट वैलिड फॉर केमिकल रिएक्शन। उसमें तो रिएक्शन में जो चेंजेस होते हैं इज बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो वो अलग ही चेंज होते हैं। किया इतना कॉपी? ये वाला नीचे वाला रब कर दूं मैं इतना पार्ट?
कॉपी करो सेकंड केस भी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरा लेक्चर कल भी है ना वापस? यस सर। ठीक है, तो कल मैं इसके आगे, आज हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि थ्योरी पार्ट भी स्टार्टिंग का चल रहा है। तुम एक बार पढ़ना अच्छे से, आज हमने जो कंटेंट किया है बहुत यूजफुल कंटेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। और कल फिर मैं इसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट एक बार लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट एक्सचेंज करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ऐसा ब्रैकेट के बाहर भी लिखा है, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क जीरो होगा। वर्क क्यों जीरो होगा? पी एक्सटर्नल डीवी, डीवी जीरो, तो वर्क जीरो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। सो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे हीट एक्सचेंज डेल्टा ई आ गया है, पहले हीट एक्सचेंज आया था कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा ई, तो इसको डेल्टा ई रख दिया क्यू को। तो जैसा हमारा डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी आया था, डेल्टा ई के लिए एक रिलेशन आ गया एनसीपी डेल्टा टी। तो हमने डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों को डिराइव कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आया इतना समझ में? यस सर। कॉपी कर लो, अच्छे से पढ़ना। मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा थ्योरी से, डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आगे फिर बढ़ूंगा। सेशन एंड कर दूं मैं अभी?